हेलो स्टूडेंट्स, कल्याणी आईएएस एकेडमिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीजीके पढ़ा रहा हूं फ्रेंड्स। आज हम एमपीजीके में मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजनाएं और मध्य प्रदेश में नीति एवं राज्य योजना मंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हमारी प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से भी। तो आइए इसको शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजनाएं और मध्य प्रदेश में राज्य योजना मंडल। तो पंचवर्षीय योजनाओं को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल। अब इसे मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का नाम बदलकर ध्यान रखना नीति एवं राज्य योजना आयोग नाम इसका कर दिया गया है, जो कि 2020 में इसका नाम परिवर्तित हुआ है। तो यहाँ पर अपन शुरू करते हैं सबसे पहले कि मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ कि राज्य योजना मंडल क्या है। तो जिस प्रकार हमारे भारत में 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था और वह योजना आयोग पूरे भारत के लिए योजना बनाता था, तो उसी के तर्ज पर हमारे मध्य प्रदेश में भी योजना आयोग का गठन किया गया था। हमारे मध्य प्रदेश में इसका नाम क्या दिया गया था उस समय? राज्य योजना मंडल। ठीक है। अब इस राज्य योजना मंडल का गठन हमारे मध्य प्रदेश में कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1972 को। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे मध्य प्रदेश में राज्य योजना मंडल का गठन कब किया जाता है, तो आपको याद रखना है 24 अक्टूबर 1972। इसको याद रखना फ्रेंड्स। इसके बाद फिर ये किसकी सूचना पर आधारित था? तो हमारे भारत में जो योजना आयोग था उसके द्वारा एक अधिसूचना जारी की जाती है और उसके माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी। इसको ध्यान रखना आप लोग। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पर मुख्यमंत्री हमारे अध्यक्ष होते हैं इस राज्य योजना मंडल के। इसको ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए इसमें अध्यक्ष कौन होगा, तो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होता है इसमें? तो योजना मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। इसके बाद फिर इसमें प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था हमारे मध्य प्रदेश में? तो प्रकाश चंद्र सेठी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद फिर प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे इसके? तो डॉक्टर दयाराम नाग। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो राज्य योजना मंडल का गठन किया गया था तो उस समय इसके उपाध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर दयाराम नाग इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। इसके बाद फिर इसी का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो राज्य नीति व योजना आयोग इसका नाम किया गया है। तो इसके वर्तमान फिर अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे सीएम मतलब मुख्यमंत्री होते हैं, जो कि शिवराज सिंह चौहान है। अब यहाँ पर आपको जो फोटो दिखाई जा रही है ये इसमें देखिए योजना भवन। तो ये योजना भवन कहाँ पर है? हमारे भोपाल में। ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें अगला जाता है पंचवर्षीय योजनाएं। अब ये पंचवर्षीय योजनाओं को इंग्लिश में 5 ईयर प्लान कहा जाता है। अब ये 5 ईयर प्लान का मतलब क्या होता है कि हर 5 साल में हमारी सरकार योजना बनाती है, जिसको कहा जाता है पंचवर्षीय योजना। ये इंग्लिश में 5 ईयर प्लान के नाम से जानते हैं। इन योजनाओं में हर 5 साल में लक्ष्य तय किया जाता है कि हम आने वाले 5 वर्षों में ये लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, या इस कार्य का हम विकास करेंगे, या इस क्षेत्र का हम विकास करेंगे। तो हमारी सरकार इसमें योजना तय करती है और फिर योजनाओं को जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करती है। तो ऐसे हमारे भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास किया गया है और भारत के तर्ज पर हमारे मध्य प्रदेश में भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी। अब ये पंचवर्षीय योजनाएं हमारे मध्य प्रदेश में कब से शुरू होती है? तो उसमें स्टार्ट करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो हमारे मध्य प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक बनी थी। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश की पहली पंचवर्षीय योजना कब बनाई गई थी? तो 1951 से 1956 के बीच में। इसी समय हमारे मध्य प्रदेश में 1955 में वित्त निगम की स्थापना की जाती है। कहाँ पर? इंदौर में। तो इसको याद रखना, एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश में वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये इंदौर में की गई थी 1955 में। इसके बाद फिर इस पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश का अस्तित्व नहीं था, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश इस समय छोटे छोटे 4 राज्यों में बटा हुआ था। तो 1953 में हमारे मध्य प्रदेश में चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना नेपानगर में की गई थी और यह नेपानगर कहाँ आता है? बुरहानपुर में। और इसको याद रखना फ्रेंड्स, ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र है। एमपी का फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट है ये। आ रहा समझ में? हाँ, तो इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो हमारे मध्य प्रदेश में जो अखबारी कागज का कारखाना है नेपानगर में, उसको विद्युत आपूर्ति हेतु इस संयंत्र की स्थापना यहाँ पर की जाती है। इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर
या हमारे मध्य प्रदेश में भी केंद्र में जो योजना आयोग था, तो उसी के तर्ज पर हमारे मध्य प्रदेश में भी कृषि विकास को फोकस किया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें प्रमुख लक्ष्य क्या रखा गया था, तो कृषि का विकास करना, क्योंकि हमारे भारत की जो पंचवर्षीय योजना थी पहली, उसमें भी कृषि को विकास को महत्व दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद दूसरी आती है दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब सेकंड 5 ईयर प्लान ये कब स्टार्ट होती है, तो 1956 से 1961, 1956 से शुरू होती है तो 1961 तक रहती है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसमें हमारी सरकार ने कौन कौन से लक्ष्य रखे थे, तो इसमें उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, और हमारी केंद्र सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को बढ़ावा दिया था, तो उसी तर्ज पर हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने भी इस योजना में उद्योगों को बढ़ावा दिया था, इसको ध्यान रखना। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारे मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में स्थापित की जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है। इसके तहत हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसकी स्थापना की जाती है, ध्यान रखना। फिर नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना नेपानगर को केंद्र सरकार के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम का दर्जा इसको दिया जाता है, तो इसको याद रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश में जो नेपानगर अखबारी कागज का कारखाना है, इसको सार्वजनिक उपक्रम का दर्जा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। इसके बाद फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब जो तीसरी पंचवर्षीय योजना होती है थर्ड 5 ईयर प्लान, इसका टाइम कब से स्टार्ट होता है, तो ये 1961 से स्टार्ट होती है जो कि 1966 तक रहती है। अब इसे मध्य प्रदेश में वास्तविक रूप से इसको पहली परियोजना माना जाता है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में वास्तव में अगर देखा जाए तो सरकार ने विकास का कार्य शुरू किया था वो इसी पंचवर्षीय योजना से किया था। इसके बाद में इस योजना में किसको अधिक बढ़ावा दिया गया था या अधिक किसको महत्व दिया गया था, तो इसमें सिंचाई को बहुत अधिक महत्व दिया गया था, इसको ध्यान रखना। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह मध्य प्रदेश की कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें सिंचाई को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, तो यह हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना है, इसमें सिंचाई को बहुत अधिक महत्व दिया गया था, ठीक है। इसके बाद में इसी पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया गया, तो आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश की वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें लघु उद्योगों को बहुत अधिक बढ़ावा दिया गया था, तो यह हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारे मध्य प्रदेश में मृगनयनी एम्पोरियम को स्थापित किया जाता है, इसको ध्यान रखना। तो ये मृगनयनी एम्पोरियम क्या है, ये लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी स्थापना की है। इसके बाद में भोपाल में ब्रिटेन की सहायता से ही भेल की स्थापना की जाती है, इसको भी याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारे मध्य प्रदेश में भेल की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये ब्रिटेन की सहायता से तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की जाती है। अब इसके बाद फिर 1966 के बाद में पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बना सकी हमारी सरकार, इसके कारण 3 साल तक ऐसे ही हमारी सरकार काम करती रही, तो इसको योजना अवकाश नाम दिया गया है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में योजना अवकाश, प्रथम योजना अवकाश कब से कब तक रहा है, तो 1966 से लेकर 69 तक रहा है। ये 3 साल तक हमारी सरकार पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बना पाई थी। अब इस समय पर देखते हैं कि 3 वार्षिक योजनाएं बनाई जाती हैं, हर एक साल के लिए योजनाएं बनाई गई थी, जिसमें 1967 में सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना हमारे मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में की जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि हमारे मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी, होशंगाबाद में, कब इसकी स्थापना की जाती है 1967 में, कब की किस दौरान की गई थी, तो जो प्रथम योजना अवकाश था उस दौरान हमारे मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना की गई थी। और इसी समय पर देखते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत हो जाती है। अब हरित क्रांति को इंग्लिश में ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इसको कहा जाता है। और इस समय गेहूं और चावल के उत्पादन को अधिक महत्व दिया गया था। तो हमारे मध्य प्रदेश में हरित क्रांति के प्रभाव से ही मालवा क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन बढ़ा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है, तो प्रथम योजना अवकाश के दौरान हमारे मध्य प्रदेश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी।
और इसमें ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा था, तो मालवा क्षेत्र में इसका प्रभाव अधिक था। ठीक है, इसके बाद फिर अगले जाती है चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका समय कब से कब तक रहा है, तो इसका समय 1969 से 74, 1969 से लेकर 1974 तक इसका समय रहा है। अब इस चौथे पंचवर्षीय योजना में हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से उद्योगों की स्थापना होती है, तो इसमें देखिए 1970 में 1970 में मध्य प्रदेश में वस्त्र उद्योग निगम भोपाल ये स्थापित किए गए। इसको याद रखना, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश में वस्त्र उद्योग निगम ये कहाँ पर स्थापित किया गया था, भोपाल में। कब स्थापित किया गया था, 1970 में। किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसमें जो लघु उद्योग होते हैं, लघु क्षेत्र होते हैं, इनका विकास करना उद्देश्य था सरकार का, इसलिए इस वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना भोपाल में की गई थी। इसके बाद फिर 1969-70 में 1970 में इटारसी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थापित की जाती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इटारसी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कब स्थापित की जाती है, तो 1969-70 में, 1969-70 में इसकी स्थापना की जाती है। ये किसका निर्माण करती है, तो ये युद्ध उपकरण और युद्ध सामग्री का निर्माण करती है, इसको ध्यान रखना। और इटारसी किस जिले में आता है, तो होशंगाबाद जिले में। इसके बाद फिर अगला जाता है पंचवर्षीय योजना में पांचवी पंचवर्षीय योजना, फिफ्थ फाइबर प्लान। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना इसका समय कब से कब तक रहा था, तो 1974 से 1979 तक इसका समय रहा है। केंद्र सरकार ने इस समय पांचवी पंचवर्षीय योजना में मुख्य उद्देश्य क्या रखा था, मुख्य लक्ष्य क्या था सरकार का, गरीबी हटाना। तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस पांचवी पंचवर्षीय योजना में मुख्य उद्देश्य क्या रखा है, गरीबी उन्मूलन या गरीबी को हटाना। ठीक है, तो इस समय हमारी सरकार ने भी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम इसमें शुरू किया था। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम या गरीबी हटाओ कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया था, तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया था, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर इसी पंचवर्षीय योजना में हमारी सरकार ने यह लक्ष्य तय किया था कि राज्य की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। ठीक है, तो राज्य की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए 1975 में नीमच में एल्कलाइड फैक्ट्री और देवास में नेशनल करेंसी प्रिंट की स्थापना की जाती है। तो आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश में नीमच में एल्कलाइड फैक्ट्री की स्थापना कब की गई, तो 1975 में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि देवास में नेशनल करेंसी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की जाती है, तो ये भी 1975 में। तो इस समय पर देखते हैं कि जब देवास में इसकी स्थापना की जाती है नेशनल करेंसी प्रिंटिंग प्रेस की, तो यहाँ पर क्या होने लगा, यहाँ पर नोट छपने लगे। और यह कारखाना किसके अधीन आता है, तो हमारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, उसको याद रखिएगा। अब 1974 से 1979 तक यह पंचवर्षीय योजना बनती है, लेकिन इसको एक वर्ष पहले ही खत्म कर दिया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना को, पांचवी पंचवर्षीय योजना को, क्योंकि केंद्र में सरकार बदल जाती है, तो राज्यों की सरकार ने और हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले ही खत्म कर दिया था। तो फिर एक वर्ष जब पहले खत्म कर दिया गया, मतलब 1978 में पांचवी पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई। तो इसीलिए हमसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो समय से पहले ही समाप्त कर दी जाती है, तो यह है पांचवी पंचवर्षीय योजना फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। अब दूसरा योजना अवकाश, तो दूसरा योजना अवकाश कब से कब तक रहा है, ये 1978 से 1980, 1978 से 1980 तक रहा है। इसे क्या नाम दिया गया था, रोलिंग प्लान। तो इसे रोलिंग प्लान क्यों कहा जाता है, तो इसको रोलिंग प्लान इसलिए कहते हैं क्योंकि पिछले समय में या पिछले पंचवर्षीय योजना में जो योजनाएं बनाई गई थी उसी पर लगातार काम करते रहे, कोई नई योजना नहीं बना पाए, इसलिए इसे कहा जाता है रोलिंग प्लान। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोलिंग प्लान का समय हमारे मध्य प्रदेश में कब से कब तक रहा है, तो इसका समय 1978 से 1980 तक रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद अगली पंचवर्षीय योजना शुरू होती है छठवीं। तो छठी पंचवर्षीय योजना का समय 1980 से लेकर 1985 तक था। अब इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सिंचाई और विद्युत को अधिक बढ़ावा देना,
ये इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, उद्देश्य था। तो इसी समय फिर हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने मिलकर 1982 में 1982 में सिंगरौली में विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की थी। और किसकी सहायता से की थी ये? तो रूस की सहायता से की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किसकी सहायता से की थी? तो रूस की सहायता से की थी। और कब की थी? 1982 में, 1982 में। तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और आज हमारे मध्य प्रदेश का यह सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है, लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट ऑफ एमपी। तो इसको ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद में इसी समय मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा बांध इंदिरा सागर बांध परियोजना की नींव भी रखी जाती है। और यह बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। कहां पर है? वर्तमान में खंडवा जिले में है। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। अगले पंचवर्षीय योजना आती है सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का समय 1985 से 1990 तक रहता है। इस योजना में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत, इसको अधिक वरीयता दी जाती है। और कृषि और सिंचाई पर इस परियोजना में अधिक व्यय किया गया था। तो हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी एक पंचवर्षीय योजना है जिसमें कृषि और सिंचाई पर अधिक व्यय किया गया था, तो यह थी हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना। अब इस पंचवर्षीय योजना के बाद मतलब 1990 के बाद 2 वर्ष तक पंचवर्षीय योजना नहीं बना पाए, तो इसलिए फिर तीसरा योजना अवकाश शुरू हो जाता है। तो तीसरा योजना अवकाश 1990 से 1992 तक 2 साल तक रहा था। इस तीसरे योजना अवकाश में भी हमारी सरकार जो पहले योजनाएं थी उन्हीं योजनाओं पर 2 वर्ष तक लगातार कार्य करती रही। इस समय कोई नई योजना का निर्माण नहीं हो सका। तो इसको ध्यान रखना, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीसरा योजना अवकाश कब से कब तक रहा है, तो 1990 से 92 तक। अगली पंचवर्षीय योजना आती है आठवीं पंचवर्षीय योजना। इसका समय 1992 से 1997 तक रहा है, 1992 से 1997 तक रहा है। इस पंचवर्षीय योजना में ज्यादा जोर किस पर दिया गया था? तो ग्रामीण विकास पर अधिक जोर दिया गया था। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रामीण विकास पर अधिक जोर किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो यह थी हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना। इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर इसमें फिर अपन देखते हैं कि जो आठवीं पंचवर्षीय योजना है, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में ज्यादा जोर किस पर दिया गया था? ग्रामीण विकास पर अधिक जोर दिया गया था। तो इसको ध्यान रखना, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास पर अधिक जोर किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो यह था आठवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसके बाद इसी पंचवर्षीय योजना में विद्युत पर अधिक हमारी सरकार फोकस करती है, अधिक जोर देती है विद्युत को बढ़ावा देने में। तो इसी समय हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने उमरिया जिले के बीरसिंहपुर में, कहां पर? बीरसिंहपुर किस जिले में आता है? उमरिया में। तो यहां पर हमारी सरकार ने संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की थी। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कहां पर है? बीरसिंहपुर में है। किस जिले में आता है? उमरिया जिले में। कब इसको स्थापित किया जाता है? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको स्थापित किया गया था। इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगली आती है नवीं पंचवर्षीय योजना। जो नवीं पंचवर्षीय योजना है इसका समय 1997 से 2002 तक रहता है। इस पंचवर्षीय योजना में विद्युत, कृषि और समाज सेवा पर अधिक बल दिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था, तो ये विद्युत पर, एग्रीकल्चर पर और सोशल सर्विस मतलब समाज सेवा पर अधिक जोर दिया गया था। इसके बाद फिर अगली पंचवर्षीय योजना आती है 10वीं। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2002 से 2007 तक रहा है। इस समय हमारे मध्य प्रदेश में उद्योग संवर्धन नीति 2004 और नई वन नीति 2005 लाई गई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इसको याद रखना, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योग संवर्धन नीति कब बनाई थी? तो 2004 में। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाई गई थी? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाई जाती है। और फिर आपसे पूछेगा कि हमारी सरकार ने नई वन नीति 2005 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाई थी? तो ये थी हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगली पंचवर्षीय योजना आती है 11वीं। तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2007 से 2012 तक रहता है।
तो इसको ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए 11वीं पंचवर्षीय योजना हमारे मध्य प्रदेश में कब से कब तक रही है। तो इसका ईयर आपको याद रखना है 2007 टू 2012। इस पंचवर्षीय योजना में हमारी सरकार ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के तर्ज पर समावेशी विकास पर अधिक ध्यान दिया था। तो समावेशी विकास मतलब हर क्षेत्र का विकास करना है, हमारी सरकार का यह उद्देश्य था। तो समावेशी विकास पर जोर दिया और इस पंचवर्षीय योजना में हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने जो विकास दर का लक्ष्य रखा था वो था 10.20%, 10.20% हमारी सरकार ने इसमें विकास का लक्ष्य रखा था। इसी समय हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश में आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन की स्थिति को दूर करना सरकार ने लक्ष्य रखा था, और इसके बाद जो महिलाएं हैं तो महिलाओं को सक्षम बनाना। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करना, आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने का लक्ष्य रखा था, तो यह था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसी पंचवर्षीय योजना में हमारी सरकार ने यह लक्ष्य तय किया था कि महिलाओं को सशक्त बनाना है, उनको मजबूत बनाना है, उनको सक्षम बनाना है। तो यह भी किस पंचवर्षीय योजना में सरकार ने लक्ष्य रखा है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर इसी समय हमारी सरकार ने संपूर्ण मध्य प्रदेश में विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा था, मतलब पूरे मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, पूरे मध्य प्रदेश में विद्युतीकरण करना है। मतलब जो गांव बिजली से अछूता है या जहां पर विद्युतीकरण नहीं हो पाया है तो वहां पर हमारी सरकार विद्युतीकरण करेगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारी सरकार ने किस पंचवर्षीय योजना में संपूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा था। तो वह पंचवर्षीय योजना थी 11वीं। इसके बाद फिर अगली पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका समय 2007 से 2012 तक रहा है। इस योजना में हमारी सरकार ने सर्वाधिक व्यय किस पर किया था, तो सामाजिक क्षेत्र और ऊर्जा पर इस पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय किया है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने सर्वाधिक व्यय 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर किया था, तो सामाजिक क्षेत्र और ऊर्जा पर। ठीक है, इसके बाद में इस योजना में सरकार ने 12% विकास दर का लक्ष्य रखा था। जो ग्रोथ रेट रखी थी हमारी गवर्नमेंट ने वो कितनी रखी थी, 12% की रखी थी। और इसी पंचवर्षीय योजना में, इसी 5 ईयर प्लान में हमारी गवर्नमेंट ने कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में 9%, इसके बाद उद्योग क्षेत्र में 12%, इसके बाद सेवा क्षेत्र मतलब सर्विस सेक्टर में, तो सर्विस सेक्टर में 13.75% की विकास दर का लक्ष्य हमारी सरकार ने रखा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारी सरकार ने कृषि के क्षेत्र में 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा था, तो आपको ध्यान रखना है। इसी पंचवर्षीय योजना में हमारी सरकार ने सूचना और संचार तकनीकी का विकास करना लक्ष्य रखा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने किन किन लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना बनाई थी। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, सूचना को बढ़ावा देना और संचार तकनीकी को बढ़ावा देना, ये सरकार का इसमें लक्ष्य रहा है। इसके बाद में इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारी सरकार ने सामाजिक आर्थिक विकास करना और निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना तथा महिलाओं को मजबूत बनाना, ये हमारी सरकार ने इस पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो समाज का विकास करना है, और आर्थिक विकास मतलब हर व्यक्ति के पास रोजगार हो, उसको कहा जाता है आर्थिक विकास। इसका हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा है। और जो निर्णय लिए जाते हैं तो निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है, ताकि महिला भी बताए कि देश का विकास कैसे हो सकता है, राज्य का विकास कैसे हो सकता है और समस्याएं क्या है। फिर इसके बाद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। इसके बाद में सभी गांवों में बिजली की जरूरतों को पूरा करना और अधोसंरचना का विकास करना। तो अधोसंरचना को इंग्लिश में कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर या अधोसंरचना का मतलब क्या होता है कि बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा, इनका विकास करना, इनको कहा जाता है अधोसंरचना। तो हमारी सरकार इस अधोसंरचना का विकास करेगी, ये इस पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य तय किए गए थे। इसके बाद फिर 0 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों में लिंगानुपात को 950/1000 करना है। लिंगानुपात को इंग्लिश में सेक्स रेशो कहा जाता है, और लिंगानुपात का मतलब समझते हैं सब लोग कि 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है।
ठीक है, इसे कहा जाता है लिंगानुपात। तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं इनमें लिंगानुपात को 950 प्रति हजार करना है, मतलब 1000 लड़कों पर 950 लड़कियां होनी चाहिए। ये हमारी सरकार का लक्ष्य है। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने फिर 2020 में जो राज्य योजना मंडल था उसका नाम बदलकर राज्य नीति एवं योजना आयोग किया है। ठीक है, तो इसको शुरू करते देखिए। अब हमारे मध्य प्रदेश में एक नए आयोग का गठन हुआ है जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग। पहले इसका नाम क्या था, तो पहला इसका नाम था राज्य योजना मंडल। तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर अब क्या किया है, तो 2020 में, ध्यान रखना अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर राज्य नीति एवं योजना आयोग कब किया है, तो ये 2020 में किया है फ्रेंड्स। इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो उसका नाम बदलकर किया क्या है, योजना मंडल का नाम बदलकर क्या किया है, तो उसको ध्यान रखना है आपको, राज्य नीति एवं योजना आयोग, ये इसका नया नाम है। ठीक है, तो जो यहाँ पर आपको फोटो ये दिखाई दे रही है नीति आयोग है, और ऐसा योजना भवन बना हुआ है कहाँ पर, अपने भोपाल में, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जहां पर एक तरफ इसका नाम बदला है वहीं दूसरी तरफ इसके कार्य क्षेत्र में भी विस्तार किया गया है। तो नाम भी बदला है और उसके कार्य भी बढ़ा दिए गए हैं अब, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर 21 सितंबर 2007 को मध्य प्रदेश सरकार ने इसे आयोग का दर्जा देते हुए राज्य योजना आयोग बना दिया था। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था, तो पहले राज्य योजना आयोग का नाम राज्य योजना मंडल हुआ करता था, लेकिन 2007 में हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने इसको राज्य योजना आयोग का दर्जा दिया था। अब इस राज्य योजना आयोग से भी इसका नाम बदलकर क्या कर दिया हमारी सरकार ने, राज्य नीति एवं योजना आयोग इसका नाम कर दिया गया है। तो यह भी क्या करता है, तो यह भी हमारे मध्य प्रदेश के स्तर पर या मध्य प्रदेश या राज्य के स्तर पर यह योजना बनाता है ताकि मध्य प्रदेश का समग्र विकास हो सके। आगे देखिए, इसमें राज्य नीति एवं योजना आयोग की संरचना या उसका स्वरूप। अब हम इसमें देखते हैं कि जो राज्य नीति एवं योजना आयोग है इसमें कौन कौन अध्यक्ष होते हैं, कौन इसमें उपाध्यक्ष होता है, कौन इसमें सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसमें शुरू करते हैं। देखिए, इस राज्य नीति एवं योजना आयोग के अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। इसको याद रखना, एग्जाम में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री। तो जो भी वर्तमान मुख्यमंत्री होंगे वे इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसके अध्यक्ष हैं। इसके बाद इसमें उपाध्यक्ष कितने होते हैं, तो इसमें उपाध्यक्ष 3 होते हैं। इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो राज्य नीति एवं योजना आयोग है इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष कितने होते हैं, तो इसमें उपाध्यक्ष होते हैं 3। तो कौन कौन होंगे 3 उपाध्यक्ष इसमें, तो 2 उपाध्यक्ष इसमें ऐसे होंगे जो 2 विभागों के मंत्री होंगे। तो कौन कौन से विभागों के मंत्री होंगे, तो एक तो वित्त विभाग के मंत्री और आर्थिक सांख्यिकी विभाग के मंत्री, ये इसके उपाध्यक्ष होते 2। और एक उपाध्यक्ष कौन होगा, तो एक उपाध्यक्ष हमारी सरकार अलग से इसमें मनोनीत करती है। तो इसमें आपको तीनों को ध्यान रखना है। इसके बाद अगला आता है सदस्य। इसमें सदस्यों की संख्या 6 होती है। अब ये 6 सदस्य कौन कौन होंगे फ्रेंड्स, तो इनके नाम आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पहली बात तो है कि 3 सचिव होंगे। इसमें 3 कौन होंगे, 3 सचिव होंगे और 3 पद हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा नामांकित किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है 3 कौन होंगे, सचिव होंगे और 3 कौन होंगे, हमारे मुख्यमंत्री इन 3 पदों के लिए नाम को नामांकित करते हैं। तो ये 3 सचिव कौन कौन से होते हैं, इनके नाम आपको ध्यान रखना है। तो पहले होंगे इसमें मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव भी हमारे राज्य नीति एवं योजना आयोग के सदस्य होते हैं। दूसरे वित्त सचिव और तीसरा योजना आर्थिक सांख्यिकी सचिव, ये इसके सदस्य होते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स, इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसे अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर आगे जाता है इसके कार्य। अब जो राज्य नीति एवं योजना आयोग है इसके कार्य क्या हैं, तो ये अपने से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका पहला कार्य देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करता है ये। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे जिसमें पहली संस्था का नाम है UNDP,
यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये इस संस्था के साथ भी समन्वय करता है। दूसरी संस्था का नाम है यूनिसेफ। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड्स। इस संस्था के साथ भी यह आयोग समन्वय स्थापित करता है। दूसरा कार्य क्या है इसका? तो नीति आयोग की क्रियान्वयन एजेंसी है ये। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो हमारा जो केंद्र का नीति आयोग होता है, अब उसके द्वारा जो भी सुझाव दिया जाएगा, दिशा निर्देश दिए जाएंगे, या जो भी इसको कार्य सौंपा जाएगा, तो उसके कार्य को पूरा करेगा और उसके सुझावों को लागू भी करेगा। इसलिए इस नीति आयोग को, राज्य नीति एवं योजना आयोग को नीति आयोग की क्रियान्वयन एजेंसी भी कहते हैं, क्योंकि नीति आयोग जो कहेगा वो इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद फिर तीसरा हो जाता है जिलों की मॉनिटरिंग करना। अब जिलों की मॉनिटरिंग कैसे करेगा? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये आयोग, तो नीति आयोग द्वारा कुछ जिलों को चयनित किया जाता है या कुछ जिलों का चयन किया जाता है, और हमारी मध्य प्रदेश सरकार भी कुछ विकास खंडों का चयन करती है। तो मध्य प्रदेश सरकार कुछ विकास खंडों का चयन करती है और हमारे नीति आयोग के द्वारा कुछ जिलों का चयन किया जाता है। तो इन जिलों में और विकास खंडों में शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के कामकाज की जांच करता है या मॉनिटरिंग करता है और सरकार को सुझाव भी देता है। ये इस आयोग के कार्य हैं। इसके बाद फिर आगे देखिए और भी इसके कार्य हैं। तो अगला कार्य इसका है राज्यों की रैंकिंग पर रिसर्च करना। अब राज्यों की रैंकिंग पर रिसर्च करेगा कौन सा? हमारा राज्य का नीति एवं योजना आयोग। तो ये जो राज्य का नीति आयोग, राज्य का नीति एवं योजना आयोग होता है, यह राज्य के विकास सूचकांक और मानव विकास सूचकांक संबंधी मुद्दों पर रिसर्च करता है। कौन सा आयोग? अपने राज्य का नीति एवं योजना आयोग। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि जो हमारे राज्यों में या हमारे मध्य प्रदेश का राज्य नीति एवं योजना आयोग होता है, ये राज्यों की रैंकिंग पर रिसर्च करता है, तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर राज्यों की रैंकिंग तय करता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये दो, राज्य विकास सूचकांक और मानव विकास सूचकांक। ठीक है, इसमें दोनों का अर्थ क्या है? तो इसमें दोनों का पहला अर्थ है कि यहाँ पर राज्य विकास सूचकांक का कि राज्य विकास कितनी तेजी से कर रहा है। ठीक है, उस आधार पर रैंक तय की जाएगी। फिर दूसरा है मानव विकास सूचकांक। तो यहाँ पर मानव का कितना विकास हुआ है? तो मानव के विकास में जैसे उसका मनुष्य का आर्थिक विकास, शैक्षणिक विकास और भी अन्य कई क्षेत्रों में विकास को देखा जाता है, तो उसे कहा जाता है मानव विकास सूचकांक। तो इनके आधार पर राज्य की रैंकिंग तय करता है। अगला आता है सीएम डैशबोर्ड का संचालन करना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि ये जो डैशबोर्ड शब्द आया है ये क्या है। तो यहाँ पर सीएम का मतलब तो हम समझते हैं चीफ मिनिस्टर, लेकिन डैशबोर्ड का मतलब क्या है? तो डैशबोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जहाँ से हमारी सरकार की विभिन्न सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, तो उसे कहा जाता है डैशबोर्ड। यहाँ पर जिले से संबंधित कोई जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, तहसील से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है डैशबोर्ड। तो इसको ध्यान रखना। तो हमारा जो राज्य नीति एवं योजना आयोग होता है ये सीएम डैशबोर्ड का संचालन भी करता है। तो इसमें ध्यान रखना मुख्यमंत्री के द्वारा और हमारे मुख्य सचिव के द्वारा जो चुनी गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं उनकी समीक्षा करता है ये, और इसके बाद में इस डैशबोर्ड का भी संचालन हमारा आयोग करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये राज्य नीति एवं योजना आयोग के कार्य समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में राज्य नीति एवं योजना आयोग की संरचना, उसके कार्य और पंचवर्षीय योजनाएं, और इसके बाद में जो पहले था राज्य योजना मंडल, ये यहाँ पर समाप्त हो जाता है फ्रेंड्स। तो देखते रहिए हमारे कल्याणी आईएएस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।